प्रशांत महासागर से काफ़ी दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी हमने देखा था कि ताइवान में 7.7 रिक्टर मैग्नीट्यूड का एक बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक आया। इसी के साथ अब हम देख रहे हैं कि जापान में भी 6.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ चुका है। पर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से लगातार भूकंप आने लगे हैं? और ऐसा हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि प्रशांत महासागर में जब भी भूकंप आता है तो सुनामी भी आती है। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी हैं। अगर हम बात करें जीएस मेंस पेपर 3 के दृष्टिकोण से, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसमें आपका बहुत साथ दे सकता है, ये पर्टिकुलर न्यूज़ एनालिसिस। साथ ही साथ अगर हम बात करें जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, जोग्राफी या भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हमको ताइवान के बारे में जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस प्रकार से ताइवान का पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या सरकम पैसिफिक बेल्ट का पार्ट बनने की वजह से ये भूकंप और इस प्रकार की सुनामियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ ये कुछ दो बड़ी इम्पॉर्टेंट प्लेट्स के बीच में स्थित है। इस वजह से भी ताइवान में लगातार इस प्रकार के भूकंप आते रहते हैं। पर फिर भी ऐसा हुआ है कि 25 साल बाद ताइवान में 7.7 रिक्टर मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया है। भूकंप क्या होता है और भूकंप किस प्रकार की तरंगों को लेकर आता है, साथ ही साथ सुनामी का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है अगर भूकंप आता है तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमारा भारत खुद कितने सारे क्षेत्रों में विभाजित है, कितने सारे क्षेत्रों में विभाजित है, कौन से क्षेत्र में जोन 1, 2, 3, 4, 5 कुछ क्षेत्र हैं ऐसे। पहले तो जोन 1 हुआ करता था पर अब जोन 1 नहीं है, क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, भारतीय मानक ब्यूरो ने इसको हटा के, फर्स्ट को हटा के अब बस 4 जोन या 4 क्षेत्र रखे हैं। तो इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूज़ से। चर्चा का विषय तो यही बना है कि ताइवान में हुआलिन सिटी के पास एक 7.7 रिक्टर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। अब एक चीज़ ये जाननी है कि ये 25 सालों में पहली बार हो रहा है। 25 सालों में पहली बार हो रहा है। और ये कहाँ से शुरू हुआ है ये पूछा जा सकता है, तो हुआलिन सिटी से। इतने समय बाद हो रहा है, तो जब कोई भी चीज़ काफ़ी समय बाद होती है उससे सवाल बन सकते हैं। तो याद रखना है कि ये हुआलिन सिटी में हुई है। और ये कहाँ पे है? ये ताइवान में है। ताइवान प्रशांत महासागर से अपने पूर्वी क्षेत्र में घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये सरकम पैसिफिक बेल्ट का भी पार्ट है। ये 2 इम्पॉर्टेंट टेक्टोनिक प्लेट्स, फिलीपीन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में भी धंसा हुआ है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉल्ट लाइन बनती चली आ रही है। अगर ताइवान की बात करें तो यहाँ पे ताइवान के पास 42 फॉल्ट लाइन मौजूद है। फॉल्ट लाइन की मौजूदगी से ये पता चलता है कि यहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी, भूकंप और भूकंप से संबंधित सुनामी जैसी एक्टिविटी, वॉल्केनिज्म काफ़ी तीव्रता से आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बहुत सारी न्यूज़ में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, कभी 7.3 है, कभी 7.5 है। हम इसको रेंज में लेके चल रहे हैं कि ये 7.7 है। सबसे पहले तो भौगोलिक अवस्थिति जाननी ज़रूरी है। किसकी? ताइवान की। तभी हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ऐसा हो रहा है। देखिए, ताइवान, अगर हम ताइवान की बात करें तो ये पूर्वी एशिया का भाग है। और अगर चीन के दृष्टिकोण से देखें तो चीन इसे क्या बताता है कि ये एक विद्रोही देश है। देश तो मानता ही नहीं है कि ये विद्रोही है। क्यों? क्योंकि चाइना वन चाइना पॉलिसी मानता है। वन चाइना पॉलिसी कहती है चाइना के अकॉर्डिंग कि पूरे विश्व में एक ही चाइना है, यानी एक ही चीन है। यहाँ पे हम चाइना को दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक जो मेनलैंड चाइना है, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और अगर हम बात करें ताइवान की, तो ताइवान अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। तो दोनों चाइना का ही नाम ले रहे हैं, पर वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत चीन ये कहता है कि पूरे विश्व में एक ही चीन है। कोई दूसरा देश अगर उठ खड़ा हो रहा है और अपने आप को चीन कह रहा है तो इसे हम नहीं मानते हैं। तो ये वन चाइना पॉलिसी है।
ताइवान अपने आप को अलग चाइना बताता है, कहता है कि असली रिपब्लिक ऑफ चाइना तो मैं हूँ। तो इसी वजह से इन दोनों देशों में हमेशा इस बात को लेके किसी न किसी प्रकार का विवाद चलता रहता है। और अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो हमारा भारत क्या वन चाइना पॉलिसी मानता है? बिल्कुल, हमारा भारत वन चाइना पॉलिसी मानता है। उसके निगाहों में एक तरह की आस है कि अगर मैं वन चाइना पॉलिसी को मानूंगा तो ये भी यानी कि चाइना कभी ना कभी कहेंगे कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। पर चाइना ऐसा कभी नहीं कहने वाला, चीन ऐसा कभी नहीं कहने वाला, उसके अलग इंटरेस्ट हैं। तो इसी वजह से चीन कहता है कि ताइवान एक विद्रोही क्षेत्र है। दूसरी चीज़ हमें जाननी है कि इसकी राजधानी क्या है। राजधानी से भी सवाल बन सकते हैं, तो इसकी राजधानी आप बताइए मुझे कमेंट सेगमेंट में। इसकी राजधानी है ताइपे, ठीक है। अब इसकी भौगोलिक अवस्थिति जानने के दृष्टिकोण से हमें बहुत सारे जलडमरू एवं स्ट्रेट्स, चैनल के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे आपने पूर्वी क्षेत्र में देखा तो पूर्वी क्षेत्र इसका प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते होंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा इसको काटते हुए जा रही है। इस प्रकार से काट रही है कि ऐसा लग रहा है, पर ऐसा है नहीं, कि बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र जो है ताइवान का दक्षिणी क्षेत्र के ही बराबर है। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से काट रही है। पर ऑलमोस्ट अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑलमोस्ट काट रही है, लगभग काट रही है, दोनों को इक्वल हाफ में, तो आप कह सकते हैं हाँ कि इक्वल हाफ में काट रही है, ठीक है। उसके बाद इसके पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे फिलीपींस सागर भी है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे है बाशी चैनल। बाशी चैनल से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना है कि बाशी चैनल क्या करता है, ताइवान को फिलीपींस से अलग करता है। और जो मुख्य भूमि चीन की है और ताइवान की है, इन दोनों के बीच में ताइवान जलडमरू या फिर फोर्मोसा जलडमरू स्थित है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर इसके अगर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में क्या आ जाएगा, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। और अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तर में इसके क्या स्थित है, पूर्वी चीन सागर। तो इस प्रकार की भौगोलिक अवस्थिति है किसकी, ताइवान की। और ये लगभग 36,197, याद रखिएगा 36,197 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। ऐसे भी क्वेश्चंस यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैंने बताई थी, अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर में ही क्या प्रेजेंट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अभी मैं आपको उसका मैप भी दिखाऊंगी। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताइवान जो है वो दो इम्पॉर्टेंट प्लेट्स के बीच में आता है। ये तो हमें पता है कि हमारे पूरी पृथ्वी का जो लिथोस्फेयर है वो बड़ी बड़ी प्लेटों में बटा हुआ है। हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट है, भूपर पट्टी है, जो लिथोस्फेयर की ही पार्ट है, वो क्या है, बड़े बड़े प्लेट्स में बटी हुई है। और इसी तरह की दो प्लेट हमारे पास है, एक तो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, और दूसरी है फिलीपींस की प्लेट, फिलीपींस प्लेट। अब इन्हीं दोनों प्लेटों की वजह से ताइवान में हमेशा भूकंप आते रहते हैं। क्यों? जैसे कि आप देख सकते हैं फिलीपींस की जो समुद्री प्लेट है वो धक्का दे रही है किसकी तरफ, यूरेशियाई प्लेट को, और जिसकी वजह से यहाँ पे फॉल्ट लाइन बन रही है। इस प्रकार से फॉल्ट लाइन बनने से क्या समझ में आता है कि यहाँ पे लगातार ऐसी सीस्मिक एक्टिविटी, भूकंप के कंपन की प्रक्रियाएं, सुनामी जैसी वारदातें होती रहेंगी। क्योंकि हमारे पूरे पृथ्वी का रूल ही यही है कि एक विवर्तनिक प्रक्रियाओं को देखें,
इनके अंतर्गत क्या होता है, जो सघन प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के अंदर निस्खलन उसका होता रहता है, जिसकी वजह से फॉल्ट लाइन बनती है, जिसकी वजह से वॉल्केनोज का उत्पन्नता देखने को मिलती है, और वॉल्केनोज और सुनामी और साथ ही साथ भूकंप की प्रतिक्रियाएं ऐसी ही जगहों पर होती है। तो दो इसके रीजंस हैं। ताइवान एक तो सरकम पैसिफिक बेल्ट के उत्तरी पश्चिम छोर पर है, पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये यूरेशियन प्लेट और फिलीपींस के प्लेट के बीच में परेशान है, एक दूसरे से यहाँ पे प्लेट मिल रही हैं, इस वजह से यहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी, भूकंप की प्रक्रियाएं देखने को मिलती रहेंगी। अगर हम भूकंप की बात करें, भूकंप होता क्या है? भूकंप पृथ्वी में कंपन होता है, ठीक है। तो पहला तो यही है कि भूकंप पृथ्वी का कंपन है, और भूकंप कब आता है? जब भी पृथ्वी की अंतर्जात एवं बहिर्जात, या अगर आपको आंसर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, अंतर्जात एवं बहिर्जात पृथ्वी के, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बल ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो तरंगे पैदा होती हैं। तो तरंगे या वेव्स पैदा होती हैं जो पृथ्वी में कंपन बनाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसी को हम भूकंप कहते हैं। याद रखिए, भूकंप कहते हैं जब भी पृथ्वी के अंदर अंतर्जात एवं बहिर्जात, इंटरनल वर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स, एक दूसरे के साथ ऐसी प्रतिक्रियाएं और अंतरक्रियाएं करती हैं जिनकी वजह से तरंगे पैदा होती हैं और फिर पृथ्वी में कंपन पैदा होती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और भूकंप एक किसी जगह से उत्पन्न होता है, कहीं भी फॉल्ट लाइन होगी, कहीं किसी प्रकार की फॉल्ट लाइन होगी। फॉल्ट लाइन या तो कन्वर्जिंग प्लेट्स की वजह से होती हैं, जो प्लेट्स एक दूसरे से मिल रही हैं, जहाँ पे प्लेट्स डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या एक दूसरे से सटी सटी चल रही हैं, तो वहाँ पे फॉल्ट लाइन बनती है। और यहीं से क्या होता है? भूकंप का उत्सर्जन। जहाँ से भूकंप का उत्सर्जन होता है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं, और जहाँ पे सबसे पहले उस उत्सर्जन से ऊर्जा पहुँचती है पृथ्वी की सतह पर, उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। इसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। भूकंप का जो केंद्र है वो भूकंप मूल के बिल्कुल ऊपर होता है, यह ध्यान रखना है। या भूकंप मूल के बिल्कुल ऊपर स्थित होता है, ऊपर स्थित होता है। अब अगर हम भूकंप की तरंगों के बारे में बात करें, तो भूकंप की जो तरंगे होती हैं वो खुद 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। भूकंप की तरंगों को हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली होती है प्राथमिक या प्रधान तरंगे, इन्हें प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स कहते हैं। या पृथ्वी पर सबसे पहले विस्तारित होती हैं, सबसे पहले पहुंचती भी हैं, विस्तारित होती हैं और पहुंचती हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि यह ठोस, तरल एवं गैसीय
पदार्थों में जा सकती हैं। दूसरी होती हैं, ये तीनों पदार्थों में अपने आप को विस्तारित कर सकती हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, तरल एवं गैसीय। दूसरा हम जानते हैं जिनका हमने नाम रखा है अनुप्रस्थ तरंगे या फिर गौड़ तरंगे। इन्हें ट्रांसवर्स वेव्स या फिर सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, या सेकेंडरी इसलिए इनको कहा जाता है द्वितीयक तौर पर ये पहुंचती है, प्राथमिक वाली सबसे पहले पहुंच जाती हैं, या द्वितीयक तरंगे कही जाती हैं। क्योंकि यह पृथ्वी पर देरी से पहुंचती हैं, पृथ्वी की सतह पर देरी से पहुंचती हैं और यह सिर्फ ठोस पदार्थों पर चल पाती हैं, ठोस पदार्थों पर यात्रा कर पाती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि यह सिर्फ ठोस पदार्थों पर यात्रा कर पाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी श्रेणी धरातलीय तरंगे हैं, यानी सरफेस। अब इनको ना एल वेव्स भी कहा जाता है, एल तरंगे भी कहा जाता है, क्योंकि ये सतह के, सरफेस वेव्स का नाम ही है सतह पर जो आ रही हैं, सतह पर चलती हैं और ये सतह पर बहुत तीव्रता से चलती हैं। इन्हें एल तरंगे भी कहा जाता है और क्योंकि यह सतह पर चलती हैं, इस वजह से यह सतह पर चलती हैं इसलिए सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है, सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। साथ ही साथ ये पृथ्वी के पूर्ण चक्कर को लगाने के बाद केंद्र तक फिर से पहुंच जाती हैं, तो इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी मानी जाती हैं। ठीक है, तो 3 तरंगे हो गई, प्राथमिक, द्वितीयक और साथ ही साथ फिर धरातलीय तरंगे। सबसे ज़्यादा विनाशकारी यही होती हैं, इसीलिए इनको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा विनाशकारी इस वजह से होती हैं क्योंकि ये सतह के पास आराम से चलती हैं। जो भी सतह के पास चलेगी वो, उसका कहने का यही मतलब है कि ये आराम से अपने आप को बढ़ा पाएगी। साथ ही साथ ये तरल पदार्थों पर भी चल सकती हैं, ये भी ध्यान रखना है, तरल पदार्थों पर भी चल सकती हैं। ठोस में तो चलेंगी ही और तरल में भी चलती हैं, चल सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि सुनामी क्या होती है। असल में सुनामी एक जापानी शब्द से आई है, जापानी शब्द से। ये एक जापानी शब्द है, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, सुनामी। ठीक है, सुनामी इसका मतलब होता है सतह या तट की तरफ आती हुई, तट की तरफ आती हुई लहरें, इसका ये मतलब है। और तट की तरफ जब ये बढ़ती हैं सुनामी, और सुनामी इस प्रकार से बढ़ती है कि उसका पहला इंटेंशन ही रहता है कि पोर्ट्स पे, बंदरगाह पे और जो भी तटीय इलाका है उस पे जाके सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। अब सुनामी का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है भूकंप के बाद। अगर मान लो समुद्र तल के नीचे भूकंप आता है, तो जो भी एनर्जी होती है उस भूकंप की, जितनी ऊर्जा होती है वो पानी को
ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, समुद्र तल के जब भी नीचे भूकंप आता है तो वो सारी ऊर्जा जल में प्रवाहित कर देता है, सारी ऊर्जा जल में प्रवाहित करता है। और ये ज़्यादातर गहरे समुद्र में देखा जाता है, गहरे समुद्रों से, गहरे समुद्री जल से उत्पन्न होती हैं और सतह में सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, क्योंकि सतह में इनकी जो तीव्रता है वो बड़ी होती है। आप खुद ही समझिए, जब आप गहरे पानी में गोताखोरी करेंगे और वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए जाएंगे तो आपको ज़्यादा दम लगेगा, आपकी जो तीव्रता है, आपकी जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। इसी तरह सुनामी के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, अगर हम उसे गहरे समुद्रों में देखें तो ऊर्जा होती है, पर ऊर्जा की तीव्रता कम होती है, उस हिसाब से वो यात्रा नहीं कर पाती, बहुत तेज़ी से यात्रा नहीं कर पाती। जैसे सुनामी की लहरें छिछले पानी तट के पास जो मौजूद रहते हैं वहाँ पे आती हैं, उनकी तीव्रता, स्पीड जो ट्रैवलिंग की होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है, और ये सतह के पास सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, सबसे अधिक विनाश करती हैं। अगर आपको 2004 का भूकंप और सुनामी याद होगी, 2004 की सुनामी याद होगी, तो भारत के काफ़ी तटीय क्षेत्रों पर इसका असर पड़ा था। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये जापानी शब्द सुनामी से आया है। इसका मतलब है तट की तरफ आती हुई लहरें, या फिर पोर्ट, इंग्लिश में इसको कहते हैं पोर्ट टाइड्स। ठीक है, जो पोर्ट की तरफ आ रही होती हैं। समुद्र तल के नीचे जब भी भूकंप आता है तो उससे क्या होती है, जो ऊर्जा उस भूकंप की होती है वो जल में प्रवाहित हो जाती है, और वही ऊर्जा कौन लेके फिर यात्रा करती है, जो जल होता है, समुद्री जल होता है, उसी ऊर्जा को लेके यात्रा करने लगती है। जैसे समुद्री पानी गहरे से छिछला होने लगता है, वहाँ पे तीव्रता, स्पीड लहरों की बढ़ जाती है, और फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि सतह पे ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इस तरह से सुनामी का उत्सर्जन भूकंप की वजह से होता है। अब हम देखते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यही है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये क्या है, इसको समझने के लिए हमको विवर्तनिक प्रतिक्रियाएं, इनको समझना होगा। देखो, हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है काफ़ी सारी विवर्तनिक प्रतिक्रियाओं से होकर गुजरती हैं। ठीक, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, यहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जो भारी और सघन प्लेट हैं, सघन प्लेट जो हैं वो हल्की प्लेट के अंदर उनका सबडक्शन या फिर निस्खलन हो रहा है, सबडक्शन या निस्खलन हो रहा है। यानी कि जो भारी प्लेट है वो क्या कर रही है, वो हल्की प्लेट के अंदर जा रही है। अब जब भारी प्लेट हल्की प्लेट के अंदर जा रही है, ये मान लो सघन प्लेट है, ये हल्की प्लेट के अंदर जा रही है, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे लावा का उत्सर्जन हो रहा है। क्योंकि ये नीचे से, जब ये नीचे जाती है प्लेट तो इतना ज़्यादा तापमान होता है, तापमान नीचे ज़्यादा हुआ, और तापमान नीचे ज़्यादा होने की वजह से ये गलने लगती है। जब तापमान नीचे ज़्यादा हुआ, ये भूपर पट्टी गलने लगी, इससे क्या होता है, यहीं पे लावा का उत्सर्जन होता है। लावा के उत्सर्जन होने की वजह से हम क्या देखते हैं, यहाँ पे वॉल्केनिज्म देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं।
क्यों? क्योंकि यही नीचे जाके ये जो प्लेट थी सघन वाली, ये हल्की प्लेट के नीचे जाती है, तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने की वजह से ये गलती हैं, तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ लावा का उत्सर्जन होता है, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अर्थक्वेक या भूकंप आने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रही है। इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे फॉल्ट लाइन भी बनने लगती है। फॉल्ट लाइन मतलब एक प्रकार से एक डिवीज़न बनने लगता है सतह का, कि अब यहाँ पे धरती नहीं है, यहाँ पे एक प्रकार के एक क्रैक बन चुका है। तो वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, और अगर ये ऑफ कोर्स ये प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा इसीलिए देखने को मिलती है, सुनामी प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा इसीलिए देखने को मिलती हैं क्योंकि यहाँ पे सघन प्लेट का क्या हो रहा है, निस्खलन हो रहा है हल्की प्लेट के अंदर। इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में, क्योंकि समुद्री तल के नीचे ये सब हो रहा होता है, निस्खलन हो रहा होता है, इसीलिए प्रशांत महासागर में, क्योंकि सर्कम पैसिफिक रिंग प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पे निस्खलन देखने को मिल रहा है, और निस्खलन की वजह से अर्थक्वेक, सुनामी जैसे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और यहीं पे आपका पूरा इशू हो रहा है सुनामी का। जापान ट्रेंच, यहाँ पे आपका ताइवान प्रेजेंट है, यहाँ पे फिलीपीन सी प्लेट प्रेजेंट है जो यूरेशियन प्लेट में जाके भिड़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ताइवान में फॉल्ट लाइन मौजूद है, और ताइवान में सीस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक इसी वजह से देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसी वजह से प्रशांत महासागर में ये ध्यान रखिएगा कि सुनामी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये भी आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा सुनामी देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा सुनामी आती है, इसीलिए अभी सुनामी की वार्निंग भी बन रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे लिए क्या जानना ज़रूरी है। भारत में भूकंप की क्या स्थिति है। देखो, भारत में भूकंप की स्थिति कुछ इस प्रकार है। हमारा भारत ऑफ कोर्स यहाँ पे युवा विलय पर्वत हिमालय हैं, और हिमालय अभी भी क्या हो रहे हैं, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है तो हम देखते हैं हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम हिमालय से सटे हुए नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी भूकंप काफ़ी आते हैं। फिर अगर भारत की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश के पास, बिहार के पास, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे क्षेत्र हैं जो भयानक स्थिति में हैं अगर कभी भूकंप आता है तो। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि युवा विलय पर्वत हिमालय दो प्लेट्स के मिलने की वजह से बने हैं, और अभी भी भारतीय प्लेट जो सघन है वो यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हिमालय अभी भी ऊंचाई से उठ रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न भारत में भूकंप का क्या है कि युवा विलय पर्वत हिमालय अभी भी बन रहे हैं, इनके पास ही सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलता है ना, ये अभी भी बन रहे हैं। ठीक, ये क्यों हो रही है, क्योंकि भारतीय प्लेट सघन है और ये यूरेशियाई प्लेट के अंदर जा रही है, और यह यूरेशियाई प्लेट के नीचे निस्खलित, नीचे इसका निस्खलन हो रहा है। हमारा पूरा भारत, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ युवा विलय पर्वत हिमालय के निस्खलन होने की वजह, बनने की वजह से, या फिर भारतीय जो प्लेट है वो यूरेशियाई प्लेट में ये निस्खलन हो रही है, इसकी वजह से नहीं है। हमारे भारत में अगर कहीं भी भूस्खलन होता है, यानी कि लैंडस्लाइड होती है, माइनिंग एक्टिविटी होती है, या किसी भी प्रकार की अदर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है जिससे वहाँ के क्रस्टल मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो जाएं, उनको नज़र में रखते हुए भी हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एक्टिविटीज़
फेवर में नहीं है और भूकंप या कंपन आ सकता है, क्योंकि पृथ्वी के कंपन को ही तो हम भूकंप कह सकते हैं। पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखिएगा आप हिमालय के क्षेत्रों में हो रहा है, साथ ही साथ इस क्षेत्र में भी हो रहा है, क्योंकि इंडियन प्लेट जो है यहाँ पे भी एंटर कर रही है। किस जगह पे एंटर कर रही है? यूरेशियाई प्लेट के अंतर्गत धीरे धीरे जा रही है। इस वजह से गुजरात में भी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी काफ़ी हद तक भूकंप आते हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो ने क्या किया है? भारत को 4 क्षेत्रों में बांटा है। किसके आधार पे? एक तो इतिहास के तौर पे कि ऐतिहासिक रूप से कहाँ भूकंप आए हैं, और दूसरा विवर्तनिक प्रक्रियाओं की वजह से कैसी विवर्तनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, इनके बेसिस पे 4 जोन में बांटा है। ठीक है, तो हमारे पास 4 जोन कौन कौन से हैं? पहले जोन 1 भी हुआ करता था, पर जोन 2 में ही वो अब शामिल हो चुका है। जोन 3 है, जोन 4 है और जोन 5 है। तो 4 जोन से पहले जोन 1 भी हुआ करता था, पर भारतीय मानक ब्यूरो ने कहा नहीं, हम क्या करेंगे, हम पहले जोन और दूसरे जोन को एक साथ कर देंगे, तो ये जोन 2 माना जाता है। तो अब कितने हैं? 4 जोन हैं। किसके बेसिस पे हमने बांटा है? 2 बेसिस पे, कि ऐतिहासिक रूप से वहाँ किस प्रकार के भूकंप आए हैं और विवर्तनिक प्रतिक्रियाएं कैसी हो रही हैं यहाँ पे, उसके बेसिस पे। कौन करता है ये? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या फिर भारतीय मानक ब्यूरो करता है ये। तो चलिए देख लेते हैं कि जोन 5 में कौन कौन से हैं। जोन 5 में पूरा पूर्वोत्तर भारत है, जिसमें जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात के कच्छ के कुछ हिस्से, उत्तर बिहार एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। ये सबसे डेंजरस इलाका है, सबसे खतरनाक इलाका है। कौन सा? जोन 5। याद रखें, क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। दूसरा इलाका देख लेते हैं। दूसरा इलाका है जोन 4, जिसमें अभी भी हिमालय के कुछ क्षेत्र आ रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के शेष भाग। जो जोन 5 में है वो अलग है, जोन 4 में अलग है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, साथ ही साथ सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से, गुजरात यहाँ पे है, राजस्थान के कुछ हिस्से तथा पश्चिमी तट है महाराष्ट्र के। फिर जोन 3 आता है, ये साउथ और सेंट्रल इंडिया में बेसिकली है। यहाँ पे केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश है, साथ ही साथ गुजरात, पश्चिम बंगाल के कुछ शेष भाग, पंजाब के कुछ हिस्से, राजस्थान, बिहार है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक है। यूपीएससी ये पूछ सकता है। और जोन 2 में कौन है? जोन 2 में बाकी जो क्षेत्र हैं वो हैं। अब भूकंप की भविष्यवाणी कैसे होती है? देखो, अभी भी हमारे पास कोई ऐसा सटीक उपाय नहीं है जिससे हम भूकंप की भविष्यवाणी कर सके। पर अगर हम देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है, अगर वायुमंडल में अगर रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना है, तो भूकंप आ सकता है। तो भूकंप के आने के आसार दिखते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रेडॉन गैस चट्टानों में मौजूद होती है। रेडॉन गैस धरती की चट्टानों में मौजूद होती है, इस वजह से। और जब भी
विवर्तनिक प्रक्रिया होती है, जब भी विवर्तनिक प्रक्रिया होती है तो यह गैस वायुमंडल में आ जाती है इस वजह से। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी क्षेत्र में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार का भूकंप ज़रूर आ सकता है। चलिए अब मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा कि इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ताइवान के उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन सागर तथा जापान स्थित है। ताइवान के दक्षिण में बाशी चैनल है जो ताइवान को फिलीपींस से अलग करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए करें चयन। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मैं बात करूं मेंस के प्रश्न की, तो मेंस का भी हमारे पास एक प्रश्न है। भूकंप के कारणों का उल्लेख करते हुए भारत में पाए जाने वाले प्रमुख भूकंपीय क्षेत्रों का वर्णन करें। और इसको आपको सिर्फ और सिर्फ 150 शब्दों में करना होगा। तो जल्द से इसे प्रैक्टिस करें और अगर हो सके तो सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर लें। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। धन्यवाद।